डिफिकल्ट क्या होता है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग आप लोगों के लिए न्यू है तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा, आप डिफिकल्ट नहीं कह सकते। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंक्लूड्स कॉस्ट अकाउंटिंग, तो थोड़ा सा आपके उसमें से थोड़ा न्यू है तो इंटरेस्टिंग लगेगा। आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग वही है, इशू ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स, स्वेट इक्विटी, राइट इशू। ठीक, 1 मार्क का क्वेश्चन है। अगर अब तक हमने सीएफएस पढ़ा है, राइट? तो सीएफएस एक ऐसा चैप्टर है जहां से अभी जितने भी हमने क्वेश्चंस करे वो 1 मार्क भी थे, प्रैक्टिकल भी थे, थ्योरी। बट प्रैक्टिकल में तो बहुत बड़े इतने बड़े हमने कहाँ करे हैं? नॉर्मल क्वेश्चंस नहीं, तीनों एक्टिविटीज का एक साथ क्वेश्चन नहीं है, नहीं इतना बड़ा क्वेश्चन, ठीक है? मतलब बेसिक्स आएगा नॉर्मल। और एक इसके अंदर आपका चैप्टर है रेशियो एनालिसिस मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसमें से आपका क्वेश्चन आता है। और एक मैनेजरियल कॉस्टिंग का एक चैप्टर है। 2 चैप्टर्स हैं आपके मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जो आपके उसके लिए इंपॉर्टेंट है। एक तो है रेशियो एनालिसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। रेशियो एनालिसिस सिंपल, जो आपने 11th-12th में किया होगा, करंट रेशियो, वर्किंग कैपिटल रेशियो, सिंपल। हाँ, उसमें फॉर्मूलाज एंड एक्चुअल में 1 मार्क बहुत इजीली क्वेश्चंस आ सकते हैं। और एक इसके अंदर होता है आपका मैनेजरियल कॉस्टिंग, जो हो गया आपका चैप्टर नंबर 6, डिसीजन मेकिंग टूल्स। इसमें से क्वेश्चंस बहुत आते हैं। 40 मार्क्स का अगर ये पोर्शन है तो मान के चलो 25-30 मार्क्स इन दोनों में से आ जाते हैं, ठीक है? उसके अलावा जो भी हम थ्योरी कर रहे हैं कॉस्टिंग की, कि कॉस्ट क्या होती है, कितने टाइप्स की कॉस्ट है, 4-5 मार्क्स का इसमें से आ जाएगा। अब वो क्या आता है हमें नहीं पता ना, बट 4-5 मार्क्स का आ जाएगा कि ये कौन सी कॉस्ट है, फिक्स्ड है, वेरिएबल है, मार्जिनल है, कॉस्ट यूनिट क्या होती है। कॉस्ट यूनिट क्या होती है हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, डिस्कस्ड कॉस्ट यूनिट क्वांटिटी, किस क्वांटिटी में हम उसको मेजर कर सकते हैं वो। कॉस्ट सेंटर क्या होता है? सेंटर लोकेशन, लोकेशन हो रहा है। पावर हाउस हमने एक क्वेश्चन किया था, वो कौन सा कॉस्ट सेंटर है? सर्विस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रोडक्शन, कौन सा कॉस्ट सेंटर है? हमने एक पावर हाउस वाला क्वेश्चन किया था कि कौन सा कॉस्ट सेंटर था वो? ऑप्शन सर्विस कॉस्ट सेंटर, सर्विस सेंटर, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, प्रोडक्शन सेंटर, कौन सा सेंटर था? ये तो टाइप्स ऑफ कॉस्टिंग। यू आर संजना, ओके, तभी मैं कहूँ मतलब सारे ऑनलाइन ऑफलाइन आने लगते हैं। ये बुक विजिबल है ऑनलाइन? प्रतिभा बच्चा, ये बुक विजिबल है? यस मैम। ओके, एक बार देख लो। सर्विस सेंटर एक बार देख लो, ये कॉस्ट यूनिट्स के कुछ एग्जाम्पल है, क्योंकि 1-2 मार्क्स का इसमें से जरूर आएगा कि कौन सी कॉस्ट यूनिट होती है, ठीक है? जैसे हमने किया था साइकिल इंडस्ट्री को, कौन सा था? कॉस्ट पर साइकिल, ठीक है? वैसे ही स्टील मेकिंग या सीमेंट का क्या होगा? कॉस्ट पर टन, ओके? शुगर इंडस्ट्री कैसे होगा? कॉस्ट पर क्विंटल। लिखना नहीं पड़ेगा, एक बार जस्ट गो थ्रू कर लो कि क्या हो सकता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री किस में जाएगी? ये क्यों करता है? क्योंकि इसमें से 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। कॉस्ट यूनिट लास्ट क्लास में तो हमने किया था, 2-3 क्लास। अच्छा, तो कॉस्ट यूनिट हमने क्या था, हमने कॉस्टिंग स्टार्ट करी है, ठीक है? ये उसमें भी नहीं है, मॉड्यूल में भी। इन्हीं की यहाँ की बुक है।
एक बार जस्ट गो थ्रू कर लो, या तो फोटो क्लिक कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो अगर आप ऑनलाइन आते हो। ठीक है, जैसे स्टील मेकिंग है तो टन में जाएगा, शुगर है क्विंटल में जाएगा, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है मीटर्स में जाएगी आपकी, साइकिल इंडस्ट्री पर साइकिल में चली जाएगी, हॉस्पिटल है तो आपका पर बेड पर पेशेंट पर डे, हॉस्पिटल आपका कौन सी कॉस्टिंग में जाएगा, बैच, जॉब, ऑपरेटिंग, प्रोसेस। सर्विस कौन सी होती है, ऑपरेटिंग। ठीक है, नेक्स्ट फार्मास्यूटिकल्स, कॉस्ट पर स्ट्रिप, इसमें हमने पढ़ी थी केमिकल इंडस्ट्री, इसमें जा रहा था उसका क्वेश्चन, केमिकल इंडस्ट्री आप कौन सी कॉस्ट यूनिट पे लेते हैं, इट्स अ टाइप ऑफ कॉस्टिंग, इट्स अ प्रोसेस कॉस्टिंग, कॉस्ट यूनिट ये कॉस्ट पर टन, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, जो आपने टाइप्स ऑफ कॉस्टिंग करी थी वो प्रोसेस के लिए कि मतलब किस तरीके से होता है, कॉस्ट यूनिट किस हिसाब से आप इनको कैलकुलेट करते पर लीटर, केमिकल इंडस्ट्री पर लीटर, पर टन। ठीक है, एजुकेशन जब लेते हैं तो हम लेते हैं कॉस्ट पर स्टूडेंट पर ईयर। ठीक है, कैंटीन में पर मील, कंस्ट्रक्शन पर कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ऑटोमोबाइल पर आइटम, प्रोफेशनल सर्विसेज होती है वो पर आर होती है। ओके, गैस पर क्यूबिक मीटर, बीपीओ पर अकाउंट हैंडल, ऐसे करके आपकी सारी कॉस्ट यूनिट्स हो सकती है। ठीक है, इसके ऊपर आराम से 2 क्वेश्चंस मार्क कर चलो, क्या 2 क्वेश्चंस 2 मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, अब हमने हमारा जो लास्ट में रह गया था दैट वाज कॉस्ट शीट, हमारा जो लास्ट में इसके अंदर रह गया था वो था हमारा कॉस्ट शीट। चलो पहले 3 मेन एलिमेंट्स कौन से होते हैं फटाफट रिवाइज कर लेते हैं, प्रतिभा साथ साथ रहो बेटा। 3 मेन एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट क्या क्या होते हैं, फटाफट रिवाइज करो। मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड या एक्सपेंसेस। बेटा रिवाइज हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मार्जिनल वैल्यू अगर हम लेते हैं, मार्जिनल कॉस्ट करके एक होती है, हमने टाइप्स ऑफ कॉस्ट में पढ़ा था, वो कौन कौन सी होती है मार्जिनल कॉस्ट, रिवाइज फटाफट। मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, टोटल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, टोटल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट इज टोटल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। उसके बाद हम मटेरियल, लेबर और ओवरहेड, इन तीनों को किस में बाइफरकेट करते हैं, डायरेक्ट कौन कौन से होते हैं आपके, अप टू द स्टेज ऑफ, ठीक है, वो होता है आपका सारे जितने सारे एक्सपेंसेस है जो फैक्ट्री के गेट तक है, टिल ऑल द प्रोडक्शन एक्सपेंसेस एवरीथिंग, वो कौन सा आपका डायरेक्ट। जैसे ही फैक्ट्री गेट से बाहर निकल गया तो क्या कौन से एक्सपेंसेस होते हैं हमारे, इनडायरेक्ट। ठीक है, अब हम आते हैं हमारी कॉस्ट शीट पे। कॉस्ट शीट इन द सेंस कि आप कौन से एक्सपेंसेस को कहां पर शो करोगे और उससे आपका क्या निकल कर आएगा। इस कॉस्ट शीट में मानकर चलो 1 से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उसमें भी आपको ये पूछा जा सकता है कि प्राइम कॉस्ट क्या है, फैक्ट्री कॉस्ट क्या है, ऐसे करके क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो ये हम साथ साथ बना लेते हैं, ये आपकी बुक में है, इसमें भी है, पेज नंबर 15, पेज नंबर 15। भैया उसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे है तो देख लेना, बट है ये पूरा ही। सबसे पहले जब हम कॉस्ट शीट बनानी स्टार्ट करते हैं, जब भी हम कॉस्ट शीट बनानी स्टार्ट करते हैं उसके अंदर हम लेते हैं डायरेक्ट मटेरियल। हम स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं, वी स्टार्ट विद डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल के अंदर हम उसकी लेते हैं परचेसेस, हम उसकी लेते हैं कैरियज और हम उसका लेते हैं माइनस क्लोजिंग स्टॉक। मतलब आपके रॉ मटेरियल से रिलेटेड जितनी ट्रांजेक्शंस है, योर परचेसेस, योर कैरियज, योर क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, वो सारा का सारा हमारा कहा जाता है सबसे पहले। ठीक है, इसके अंदर हम ऐड करते हैं हमारी डायरेक्ट वेजेस जो आपने लेबर को दिया, जो आपने फैक्ट्री में दिया।
ठीक है, और उसके साथ हम क्या ऐड करते हैं, हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वट एवर डायरेक्ट ओवरहेड्स आर, इन तीनों को, योर डायरेक्ट मटेरियल, योर डायरेक्ट वेजेस एंड योर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वट एवर डायरेक्ट, इन सबको हम एक और नाम से बुलाते हैं, वो होती है हमारी प्राइम कॉस्ट। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि प्राइम कॉस्ट में क्या क्या एडेड होता है, क्या क्या एडेड होता है, योर डायरेक्ट मटेरियल, योर डायरेक्ट वेजेस एंड योर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जितना भी डायरेक्ट है, रॉ मटेरियल से रिलेटेड है, उन तीनों को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल देम एज प्राइम कॉस्ट। इस प्राइम कॉस्ट के अंदर जब हम लोग सारे फैक्ट्री के ओवरहेड्स ऐड कर देते हैं, व्हेन वी ऐड ऑल द फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री रेंट, आपका फैक्ट्री की लेबर की वेजेस या लूज टूल्स, जो भी फैक्ट्री से रिलेटेड, वो सारा का सारा जब हम इसमें ऐड कर देते हैं तो वो हमारा बन कर आता है, या तो फैक्ट्री कॉस्ट बोलते हैं उसको, या फिर उसको हम बोलते हैं वर्क कॉस्ट। तो आपको क्वेश्चन रिवर्स में पूछा जा सकता है कि प्राइमरी कॉस्ट के क्या क्या कॉम्पोनेंट्स हैं, ठीक है, या वर्क कॉस्ट के क्या क्या कॉम्पोनेंट्स हैं, या वर्क कॉस्ट में क्या नहीं आता, ठीक है। तो आपको कुछ नाम या इस सीक्वेंस को याद करना पड़ेगा कि प्राइम कॉस्ट हमारे पूरे स्टार्टिंग एज द नेम सजेस्ट, व्हाटएवर प्राइम एक्सपेंसेस वी आर इनकरिंग फॉर द पर्पस ऑफ योर प्रोडक्शन। तो प्राइम सबसे पहला योर मटेरियल, रॉ मटेरियल, योर वेजेस, योर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो सारे क्या हो गए हमारे प्राइम कॉस्ट। उसके ऊपर हमने जितने भी फैक्ट्री के ओवरहेड्स लगा लिए, व्हेन वी ऐड फैक्ट्री ओवरहेड्स टू आवर प्राइम कॉस्ट, तो वो कौन सी कॉस्ट बन गई आपकी, फैक्ट्री कॉस्ट या फिर वर्क कॉस्ट, ठीक है। इसके अंदर, इस फैक्ट्री कॉस्ट के अंदर जब हम लोग, इस फैक्ट्री कॉस्ट के अंदर जब हम लोग ऐड करेंगे, व्हेन वी ऐड इस फैक्ट्री कॉस्ट के अंदर जब हम ऐड करेंगे हमारे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, कौन कौन से होंगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, सैलरीज, वेजेस नहीं आएगी, वेजेस तो सिंपल ले ली हमने, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, रेंट ऑफ योर ऑफिस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, डेप्रिसिएशन, ऑडिट फीस, बैंक चार्जेस, जितने भी आपके ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड एक्सपेंसेस है, विच आर डायरेक्टली रिलेटेड, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड, जब आप वो सारे एक्सपेंसेस इसमें ऐड कर दोगे, योर रेंट, टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी और डेप्रिसिएशन, लीगल एक्सपेंसेस, जब ये सारे आप इसमें ऐड कर दोगे तो फैक्ट्री कॉस्ट के बाद हमें मिलता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। आपको मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, आपको इन वर्ड्स को जरूर याद रखना है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट क्या होता है, आपका प्राइम कॉस्ट क्या होता है, यू हैव टू रिमेम्बर दिस, इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स आते हैं आपके, ठीक है, इनको आपको याद रखना पड़ेगा। प्राइम कॉस्ट या तो नाम से याद रख लो, प्राइम, वट एवर प्राइम एक्सपेंसेस यू आर डूइंग, फैक्ट्री या वर्क, आफ्टर फैक्ट्री आपका क्या आ जाएगी, फैक्ट्री कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब आपने पूरी कॉस्ट निकालनी है प्रोडक्शन की, तो ऑब्वियसली व्हेन यू ऐड ऑल योर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, आपकी क्या आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हम लोग क्या एड लेस करेंगे, विल एड लेस आर ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब कितना कॉस्ट का ऐसा था जो आपने गुड्स बेच दिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आप क्या एड लेस करोगे कि आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे पहुंच जाओ, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो व्हेन यू ऐड फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हम लोग ऐड करेंगे ऑल आर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। कौन कौन से हो सकते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसपोर्ट, एडवर्टीजमेंट, आपके सेल्स डिपार्टमेंट वाले सैलरीज सारी,
ठीक है, आपकी पोस्टेज, आपका कैरिएज, सैंपल्स, जो भी आपकी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है, जब आप उन सबको ऐड कर दोगे तो आपकी क्या आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स। आपका क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स। इस कॉस्ट ऑफ सेल्स में जब हम प्रॉफिट ऐड करते हैं तो हमारा क्या आ जाती है, टोटल सेल्स। कैरिएज, ठीक है। हाँ, इनके अलावा बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, ये आपकी इंडस्ट्री स्पेसिफिक है, सबकी इंडस्ट्रीज में अपने अपने एक्सपेंसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो कुछ कुछ वर्ड्स हैं जिनको आपको याद रखना है, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ सेल्स, और उसके बाद आ जाती है आपकी सेल्स। जब आप कॉस्ट ऑफ सेल्स में प्रॉफिट ऐड कर देते हो तो आपका क्या आ जाती है, सेल्स, टोटल सेल्स, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चंस पे आ जाओ, लास्ट क्वेश्चंस पे आ जाओ जहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। क्वेश्चन इसी पूरे फॉर्मेट के ऊपर आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं। पेज नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 166, कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इसी फॉर्मेट से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 166, पेज नंबर 39। Question number 166, page number 39. Job 21 was unfinished at the end of the accounting period. The total cost assigned to the job is 12,000, जिसमें से 3,000 is direct material. Factory overhead was 150% of your direct labor cost. What was the amount of direct labor charged to job 21? Questions आपको ऐसे आए। प्रैक्टिकल क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट शीट वाली मैं बात कर रही हूँ, कि जितने आपको बैक साइड पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 152 टू क्वेश्चन नंबर 168, ये सारे के सारे आपकी कॉस्ट शीट से रिलेटेड है। कॉस्ट शीट से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस है 152 टू क्वेश्चन नंबर 168, ठीक है। इसमें से हम 3-4 क्वेश्चन ही करेंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ बेसिक नॉलेज लगानी है अपनी, सिर्फ और सिर्फ और फॉर्मूला, ठीक है। आपकी टोटल कॉस्ट जो असाइंड है वो है 12,000। क्वेश्चन नंबर 166 वी आर डूइंग। टोटल कॉस्ट असाइंड है 12,000, जिसमें से डायरेक्ट मटेरियल है आपका 3,000। डायरेक्ट मटेरियल क्या है, 3,000। आपका फैक्ट्री ओवरहेड है 150% ऑफ योर लेबर, ठीक है। 150% ऑफ योर लेबर। आपको निकालनी है लेबर कितनी होगी, आपको क्या निकालनी है, डायरेक्ट लेबर कितनी होगी। आपको पता है डीएम प्लस बीएल प्लस एफओएच इज इक्वल्स टू योर फैक्ट्री कॉस्ट, या अभी जो यहाँ पे हमें टोटल कॉस्ट दी गई, ठीक है। हमारा डीएम इज 3,000, अगर हम डीएल को एक्स ले लें तो फैक्ट्री ओवरहेड इज 150% ऑफ एक्स विच इज इक्वल्स टू योर 12,000। क्या हम एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं इस इक्वेशन Yes, ma'am. को, क्या हम एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो आ रही है कि नहीं आ रही, डीएल इज डायरेक्ट लेबर, सेम बात, direct wages and direct labor is are the same thing. $3,000.
3000, 3600। हमें x निकालना है। जिसने ये कर लिया क्वेश्चन नंबर 168 पढ़ के देखो। अनफिनिश्ड थी ना, तो टोटल कॉस्ट वाज 12,000, जिसमें से 3,000 वाज डायरेक्ट मटेरियल। फैक्ट्री ओवरहेड एलोकेटेड टू द गुड्स वाज 150% ऑफ द डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। आपको निकालना है व्हाट इज योर डायरेक्ट लेबर। सेम क्वेश्चन 168, इसके अंदर पूरा आपका कॉस्ट शीट का टिल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपका कॉन्सेप्ट लग जाएगा। आई एम डूइंग क्वेश्चन नंबर 168। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है हमारा 80,000। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड वाज 80,000। हमें डाल, हाँ जी, हाँ 9,000 डिवाइड बाय 151 हो जाएगा ना, 151%। 5960, 5960 इज योर आंसर। मैंने भी देख लिया 5960। कुछ है इसमें ऊपर नीचे, देख लेना। ऑप्शन ही नहीं है ना इसके अंदर। ये लोग कह रहे हैं 3960, अगर हम 3960 से भी करें तो ऑप्शन नहीं करता ना। 150% था बेटा, 150% था। ये टोटल नहीं कर रहे, 12,900 होगा तो हो जाएगा, तो आंसर सही आ जाएगा। या तो क्वेश्चन गलत है या आंसर में वो ऑप्शन नहीं। मैंने रीचेक करा। ठीक है, 168 मैंने ऑप्शन दे दी। हाँ, नेक्स्ट की वैल्यू डाल दी। करें क्वेश्चन नंबर 168 करें। क्वेश्चन नंबर 168, आपको रॉ मटेरियल दिया हुआ है 80,000। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड हो गया, जो आपने ये ऊपर करा ना प्राइम कॉस्ट में। डायरेक्ट मटेरियल परचेज, कैरियज, क्लोजिंग स्टॉक, इसको हम बोलते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम। जो एकदम फर्स्ट में हमने क्या था, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेज, कैरियज, इसको हम रॉ मटेरियल कंज्यूम ही बोलते हैं। अब आपको रॉ मटेरियल कंज्यूम दिया हुआ है 80,000। वेजेस आपको पता नहीं है। हमारी प्राइम कॉस्ट आ गई, कितनी हो गई हमारी प्राइम कॉस्ट? 80,000 प्लस एक्स। इसके अंदर हमने फैक्ट्री ओवरहेड्स लगाए 60% ऑफ एक्स, मतलब 0.60, 0.6x, तो हमारी आ गई फैक्ट्री कॉस्ट। सीक्वेंस समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? ऑनलाइन अगर आप कॉस्ट शीट समझ में आ गई है तो 168 करना। कॉस्ट शीट में देखो, बुक से समझो। ये जो आपका डायरेक्ट मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, कैरियज और क्लोजिंग स्टॉक, इन सबको हम लोग रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड ही कहते हैं।
इसको हम क्या कहते हैं, रॉ मटेरियल कंज्यूम। ठीक है, व्हेन यू एड रॉ मटेरियल कंज्यूम टू डायरेक्ट वेजेस एंड ऑल योर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो उस सिनेरियो में व्हाट यू विल रिसीव, यू विल रिसीव, आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा प्राइम कॉस्ट। ठीक है, हाँ, जब हम इन तीनों को ऐड कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है प्राइम कॉस्ट। ठीक है, एकदम आराम से, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस आएंगे, शॉर्ट शॉर्ट आएंगे। ये सारा क्या है आपका रॉ मटेरियल कंज्यूम। ठीक है, उसके अंदर जब आप डायरेक्ट वेजेस को ऐड कर दोगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड कर दोगे, तो वो क्या हो जाएगी आपकी प्राइम कॉस्ट। इस प्राइम कॉस्ट में व्हेन यू ऐड ऑल योर फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स आपका फैक्ट्री रेंट, सारी फैक्ट्री की वेजेस, सब कुछ, तो आप कहाँ पे पहुंच जाते हो, फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है, वो क्या हो जाती है आपकी फैक्ट्री कॉस्ट। उस फैक्ट्री कॉस्ट में जब हम लोग सारे अपने ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, ओवरहेड्स इज एक्सपेंसेस होती है, ओवरहेड्स के नाम से कंफ्यूज नहीं होना, ओवरहेड्स क्या होते हैं, हमारे एक्सपेंस ही होते हैं। तो जब हम इन सब में ये आपके ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स को ऐड कर देते हैं, तो हम कहाँ पे पहुंच जाते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, अब इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्वेश्चन नंबर 168 और इसमें फिगर्स पुट करने का स्टार्ट करें। सिर्फ और सिर्फ इतने फॉर्मेट पे, जो अभी ये फॉर्मेट आपके सामने खुला हुआ है, इसी फॉर्मेट में ये सारी फिगर रखो और आपको निकालने को बोली है डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस निकाल कर बताओ, इसी फॉर्मेट में सिर्फ और सिर्फ आपको वैल्यूज पुट करके देखो, ट्राई मार के देखो। नहीं, रॉ मटेरियल कंज्यूम के अंदर डायरेक्ट वेजेस नहीं है, सिर्फ इतना पोर्शन, हाँ सिर्फ इतना पोर्शन आपका रॉ मटेरियल कंज्यूम। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस का प्राइम, हाँ, A B C, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस इज योर, जो है उसमें से हम जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसके अंदर है ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर जब आप फैक्ट्री कॉस्ट में ऑफिस ओवरहेड ऐड कर देते हो, फैक्ट्री कॉस्ट प्लस ई, योर ऑफिस ओवरहेड जो है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर आ रहा है, हाँ, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकलेगी उसमें। हाँ, इतने फॉर्मेट में इन सारे फिगर्स को पुट करके देखो। टेक वन थिंग एज एक्स, डायरेक्ट वेजेस को एक्स ले लो। प्रतिभा हो रहा है, then 60% of direct wages is 60x, 60x या 60% है ना, 0.6x, हमने पहले भी एक गलती कर शायद, 0.6x, 0.6x, यही पर ही करो इसी क्वेश्चन को। हमें डायरेक्ट मटेरियल दिया गया है 80,000, तो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड इज 80,000। ठीक है, आपको डायरेक्ट वेजेस नहीं पता, लेट्स टेक इट एक्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स है, आपकी प्राइम कॉस्ट कितनी आ गई, 80,000 प्लस एक्स, है ना, है ना संजना। इसके अंदर आपने फैक्ट्री ओवरहेड्स को ऐड कर दिया, फैक्ट्री ओवरहेड्स है 0.6x, 0.6x, तो आपकी फैक्ट्री कॉस्ट कितनी आ गई, 80,000 प्लस एक्स प्लस 0.6x। इसके अंदर आपने ऑफिस ओवरहेड्स आपके 10% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, 10% मतलब 0.1 ऑफ ऑल दीज थिंग्स, 0.1 ऑफ इनटू होता है ना, हाँ, तो जो इनटू में किसका, इसमें 60% ऑफ डायरेक्ट वेजेस है ना, 0.6 होगा, 60%, मैं वो वाला ठीक है, BM प्लस वो वाला वो सही, कोई नहीं, इस वाले फॉर्मेट से कर लो। यहाँ तक पहुंच गए, आपकी ऑफिस ओवरहेड क्या है, 10% ऑफ योर फैक्ट्री कॉस्ट, और ये सब आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का टोटल दिया हुआ है 1,76,000। आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और एक्स की वैल्यू निकालनी है।
है ना प्रतिभा? Yes, ma'am. एक्स की वैल्यू निकाल के बताओ। और ये तभी आएगा जब आपको पता होगा कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती क्या है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज योर फैक्ट्री कॉस्ट प्लस योर ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफिस ओवरहेड्स। तो जो आपकी टोटल इक्वेशन बनेगी वो बनेगी आपकी फैक्ट्री कॉस्ट दैट इज 80,000 प्लस 1.6x प्लस 0.1% ऑफ 80,000 प्लस 1.6x इज इक्वल्स टू 1,76,000। आपने इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व कर, आपने इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है, और x क्या है आपकी डायरेक्ट वेजेस। हो सकता है आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए, हाँ 50,000 ये नीचे वाला कैलकुलेटर तो आप घर से लेकर जाओगे, मिलेगा घर। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जो मैंने इक्वेशन बनाई है तो फैक्ट्री कॉस्ट क्या थी आपकी? फैक्ट्री कॉस्ट ये वाली थी ना 80,000 प्लस 1.6x, इसका 10%, और इन दोनों को ऐड करेंगे योर फैक्ट्री कॉस्ट प्लस ऑफिस ओवरहेड इज इक्वल्स टू योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इक्वेशन सॉल्व करने जैसे मैथ्स में करते थे। हाँ कर आराम से। आज मजा आ रहा है ना, आज बोरिंग नहीं होगी, आज मैं बोलना 3:30 से। ऊपर वाला भी ठीक से आ जाएगा, उस पर हमने पॉइंट में गलती करी। ऊपर वाला एक बार 1.5 से करियो 150 की जगह। $3,000 प्लस 1.5x, ये हमने गलती कर दी इसमें। वन पॉइंट फाइव एक्स, हाँ 2.5x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9,000 डिवाइडेड बाई 2.5x, आ गया ना 3600। ये हम नहीं कर, ठीक है। हाँ आ गया। चैप्टर एकदम बेसिक। हाँ उनका तो आप जो आगे पढ़ोगे आपका बेसिकली, हाँ ठीक है। ऑप्शन इज बी, 166 बी का भी बी आ रहा है और 168 का भी बी है, ठीक है। आ गया। क्वेश्चन नंबर 164 ऑनलाइन हो गया बेटा? ये 50,000 आ गई एक्स की वैल्यू? Yes, ma'am. आ गई, एक्स इज इक्वल्स टू 50,000। और वो ऊपर 166 वाला क्वेश्चन भी आप अगर 1.5x से करोगे तो ये आंसर वुड बी x इज इक्वल्स टू 3600। ठीक कर लेना। अब मुझे सारा हटाना पड़ेगा, हो गया 3 कर दो इसको। क्वेश्चन नंबर 168 भी हो गया। नाउ वी आर एट क्वेश्चन नंबर 164। थोड़ा सा मूड चेंज करते हैं, थोड़ी थोड़ी सी प्रैक्टिकल पे आ जाओ फिर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 164, company calculates the price of jobs by adding overheads to the prime cost and adding 30% to total cost as a profit margin। आपको सेल्स दी हुई है, आपको प्रॉफिट मार्जिन दिया गया है, आपको ओवरहेड्स दिए गए हैं, क्या आप प्राइम कॉस्ट निकाल सकते हो? आपको क्या दिया गया है? आपको सेल्स दी गई है, सेल्स इज 1690, सेल प्राइस इज 1690। आप
टोटल सेल्स। आपको प्रॉफिट मार्जिन दिया गया है 30% का, वही बना रही हूँ। आपको पता है योर कॉस्ट ऑफ सेल्स प्लस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेल्स, यही होता है ना, योर कॉस्ट ऑफ सेल्स प्लस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेल्स। आप इससे कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाल के बता सकते हो मुझे प्रॉफिट मार्जिन दिया हुआ है, मुझे सेल्स प्राइस दिया हुआ है, क्या आप मुझे कॉस्ट ऑफ सेल्स बता सकते हो? अभी पहले मैं जो पूछूं मुझे बताओ। कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालना है, हाँ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ सेल्स आफ्टर ऑल योर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। आप मुझे कॉस्ट ऑफ सेल्स बता सकते हो इक्वेशन सॉल्व करके? निकालना प्राइम कॉस्ट है। हाँ, प्राइम कॉस्ट तक पहुंच जाएंगे, बीच में ओवरहेड दिए हुए है ना, तो मुझे कॉस्ट ऑफ सेल्स बताओ पहले। हम एक्स ले लेंगे ना, निकालो, एक्स ले लोगे तो। इसका शॉर्टकट भी है एक तरीका। 1690 आपका 130% है। 54.51 नहीं, 1690 आपका 130% है, तो 100 कितना होगा? $1300 होगा मेरे हिसाब से कॉस्ट ऑफ सेल्स। 1300। और अगर आप जिस हिसाब से कर रहे हो वो हो गया x प्लस 0.3x इज इक्वल्स टू 1690। तो 1.3x इज इक्वल्स टू 1690, x इज इक्वल्स टू 1690 डिवाइडेड बाय 1.3, तब भी 1300 ही आ रहा है। 130x कर देंगे। The cost of sales is 1300. अब सिर्फ फर्स्ट लाइन पढ़ो एंड से पहले तक की। A company calculates the price of job by adding overheads to the prime cost. मतलब your cost of sales is equals to your prime cost plus all the overheads. अब आपको कॉस्ट ऑफ सेल्स 1300 दी गई है, प्राइम कॉस्ट हमें निकालनी है, ओवरहेड्स आपको 694 दिए गए हैं। क्या आप प्राइम कॉस्ट निकाल सकते हो? ओवरहेड्स हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं बेटा? ओवरहेड्स में हमारे कौन-कौन से? इन्होंने सारे ओवरहेड्स लिए। अब ओवरहेड्स कैन बी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इट कैन बी योर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इट कैन बी योर फैक्ट्री। उन्होंने बाइफरकेट नहीं किया, उन्होंने कहा कॉस्ट निकालते हो बाय एडिंग ओवरहेड्स टू योर प्राइम कॉस्ट। फर्स्ट लाइन बिफोर एंड सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है, एंड से पहले पहले जो लिखा हुआ है वो सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है। अब आपकी प्राइम कॉस्ट कितनी आ रही है? 606. 606, ऑप्शन नंबर बी। 600। हो गया? ठीक है। क्वेश्चन में आपको थोड़ा बहुत ऑप्शन या थोड़ा बहुत हिंट दिया होगा, नहीं दिया तो जो आपको पूरा सीक्वेंस पता आप सीक्वेंस से निकाल। क्वेश्चन नंबर 168, 164 डन है। क्वेश्चन नंबर 161 बहुत आराम से करना। यस, क्वेश्चन नंबर 161 आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने थे, आज प्रैक्टिकल करने को मिल रहा है ना? पर अभी जितने हम क्वेश्चंस कर रहे हैं हम उसी के हिसाब से करते हैं, आपकी कॉस्टिंग के हिसाब से। अभी तो पिछला वाला कुछ भी नहीं है, एकदम कॉस्टिंग के हिसाब से कर रहे हैं।
मैंने कोई और था पहले का था तो अभी भी आपको सेलिंग प्राइस लास्ट तक पहुंचना है, पूरी कॉस्ट शीट बनानी है, पूरी कॉस्ट शीट बनानी है, लास्ट तक पहुंचना है आपने। माउस पे डायरेक्ट एक्सपेंस सब कुछ डायरेक्ट। हाँ तो डायरेक्ट एक्सपेंस का नहीं तो ये तो पैरेंट्स दिखाने के लिए एक्सपेंस नहीं नहीं नहीं, इसमें कुछ एक्स नहीं है, आपने सीधा इसका सेलिंग प्राइस निकालना। फैक्ट्री कॉस्ट तक पहुंच गए? Yes, ma'am. फैक्ट्री कॉस्ट के बाद जब आप फैक्ट्री कॉस्ट तक पहुंच जाओ उसके बाद ओ, ठीक है जी, हम नहीं बता रहे, करो मैं और देखती हूँ। कितना आ गया आपका फैक्ट्री कॉस्ट या सेलिंग प्राइस? 3838। Yes, ma'am. 3838 इस फैक्ट्री कॉस्ट, उसके अंदर 3838 का 30% और ऐड कर दो। 3838 में 130%, 4989, ऑप्शन सी। हाँ बट आप ना क्वेश्चन में देखो ना, सेलिंग प्राइस क्या लिखा हुआ है, द फैक्ट्री एट 30% ऑन द फैक्ट्री कॉस्ट टू कवर एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग ओवरहेड। उसने एडमिनिस्ट्रेशन भी ले लिया, सेलिंग भी ले लिया, प्रॉफिट भी ले लिया, तीनों चीजें ले ली, तो लास्ट में आपको सेलिंग प्राइस तो निकल के आया। सिर्फ और सिर्फ मेन था आपको फैक्ट्री कॉस्ट निकालना। फैक्ट्री कॉस्ट निकाला है, बता दो फटाफट लिख दो। डायरेक्ट मटेरियल वाज 2100, राइट? योर डायरेक्ट वेजेस वाज 660। आपकी डायरेक्ट लेबर कितनी थी? 4.5 इंटू 180 ऐसी है ना, प्लस 1.4 इंटू 120 प्लस 2.5 इंटू 40। इन तीनों को ऐड करा तो कितना आ रहा था? 3838। दिस इज योर फैक्ट्री। इस फैक्ट्री कॉस्ट के अंदर आप 30% ऐड कर दोगे फॉर ऑल दी अदर एक्सपेंसेस, तो वो आ जाएगा आपका सेलिंग प्राइस 3838 का 130%, दैट इज 4989, ऑप्शन बी। क्वेश्चन पर लास्ट लाइन पढ़ियो खाली, आप बोलो।
कंफ्यूजन मतलब प्लस 30% हाँ प्लस 130% आप देखो। फैक्ट्री कॉस्ट तक आ गया हमारा। हाँ ठीक है, उसके बाद ना ये और सेलिंग प्राइस की बात करें, ठीक है, कि फैक्ट्री एट 30% ऑन द फैक्ट्री कॉस्ट ओवर एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग ओवरहेड्स एंड प्रॉफिट एंड प्रॉफिट। ठीक है, इसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है तो खाली क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। मतलब कॉलम को हाँ बैग हो सकते हैं, ये पूरा सीक्वेंस फॉलो नहीं हो सकता। मतलब पूरा सीक्वेंस फॉलो करेंगे तो बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा ना। तो देखो वो चीजें मेंशन भी तो नहीं कुछ चीज आपको उसने सीधा ही बोल दिया 30% है जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन भी है, सेलिंग भी और प्रॉफिट भी है। तो बेसिकली उसने उन तीनों को ऐड कर लिया, एडमिनिस्ट्रेशन ले लिया। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन किसमें बेटा? ये मतलब मेरा तो 30% करंसी आंसर आ गया आपने 30% इसमें ऐड कर दिया होगा ना, मैंने सीधा 130% निकाल दिया करेक्ट सीट की। 0.3x मिल गया। मैंने 3838 का 30% लोअर ऐड करो, बात सेम है। आप 130% कर दो उसका हो गया, ऑनलाइन भी हो गया। Yes, ma'am. समझ आ रहा है? Yes, ma'am. इसलिए आपने छुट्टी हाँ मेरे को भी तो कहूँ तो चुप क्यों है? मेरे बुक नहीं तो बस आंसर लिख के चलो कौन है उसको मजे सोच रहे हैं। क्वेश्चन 159 कर दो, इसको फिनिश करके हम आगे बढ़े। जितने क्वेश्चन और रह गए उसको अपने आप कर लेना एक बार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 159 एक बार देख लो, लास्ट प्रैक्टिकल नहीं है, थोड़ा सा थ्योरी है। Done it? Okay. Let's come to chapter number 3. डन हाँ cost का फर्स्ट चैप्टर डन। ये 160 मोस्टली बहुत सारे क्वेश्चंस हमने क्लास में कर लिए, बहुत सारे क्वेश्चंस हमने क्लास में करे, ठीक है। गलत बहुत रेयर है, बहुत रेयर, ठीक है। With this we have completed chapter 1 of your cost. Let's come back to our corporate accounting. जो आपने करा हुआ है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, शेयर कैपिटल। उसके अंदर हमने 1.5x करना था, हमने 150x लिखा था, उसको 1.5x कर, ठीक है। कॉस्ट हो गया, कॉस्ट का एक चैप्टर डन है, ठीक है। लेट्स कम टू चैप्टर नंबर 3, शेयर कैपिटल, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, पेज नंबर 33। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप उसकी बात करो, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग 60 मार्क्स में टॉप पे शेयर कैपिटल आता है। 60 मार्क्स में मैक्सिमम क्वेश्चन शेयर कैपिटल में से आते हैं। कुछ सेक्शंस के हिसाब से चलेंगे, कंपनीज एक्ट आपको पता है, शेयर कैपिटल क्या होती है, इशू होता है, प्रेफरेंस होता है, सब पता है आपको, बस हमने थोड़ा इनको कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग पढ़ा। हाँ सब करेंगे, कुछ मैं ये नहीं एज्यूम करके चल रही कि आपको आता, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट में यही हुआ था, लोन हो गया था मेरा और जंप कर रही थी मैं। ओके ओके ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट भी इम्पोर्टेंट था, उसका टेस्ट हम नेक्स्ट वीक में लेंगे, अभी देख लेंगे, पहले आप फर्स्ट 2 चैप्टर्स का कर।
अब आता है शेयर कैपिटल। शेयर्स क्या होते हैं किसी भी कंपनी के लिए? व्हाट आर शेयर्स फॉर अ कंपनी? तो शेयर्स बेसिकली होते हैं जब भी एक कंपनी अपने पूरे कैपिटल को छोटी छोटी यूनिट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है या डिवाइड कर देती है, उसको हम कहते हैं शेयर्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैं बार बार उसमें से क्वेश्चंस आए, सेक्शन वाइज भी आ सकते हैं, नॉर्मल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, प्रैक्टिकल भी आ सकते हैं। ठीक है, तो शेयर बेसिकली होता क्या, जैसे एक पार्टनरशिप में हर पार्टनर कैपिटल लगाता है, वैसे ही एक कंपनी में उसकी शेयर कैपिटल। ठीक है, शेयर कैपिटल पूरी कैपिटल को, कंपनी की पूरी कैपिटल को हम छोटी छोटी यूनिट्स में डिवाइड करते हैं और उसको हम बोलते हैं शेयर्स। फॉर एग्जाम्पल, आपकी टोटल कंपनी की कैपिटल इफ 5 लाख रुपीज है, ठीक है, तो आप इसको छोटी छोटी यूनिट्स में डिवाइड कर सकते हो। छोटी यूनिट्स में अगर आप 10 रुपीज के हिसाब से करोगे तो इट वुड बी 50,000 शेयर्स। अगर आप इसको 100 रुपीज के हिसाब से करोगे तो कितने शेयर्स हो जाएंगे? 5,000 शेयर्स। ठीक है, तो मतलब आपने अपनी पूरी कैपिटल को एक छोटी यूनिट में डिवाइड कर दिया, उनको हम क्या बोलते हैं? शेयर्स। ठीक है, तो शेयर्स की जो डेफिनेशन है, आप अपनी बुक्स भी साथ साथ ओपन कर लो। जो शेयर्स की डेफिनेशन है वो है सेक्शन 284 ऑफ योर कंपनीज एक्ट। आपको पता होगा किसी भी एक्ट में कोई भी डेफिनेशन होती है वो सेक्शन 2 में होती है। ठीक है, ये तरीका होता है किसी भी एक्ट को पढ़ने का। अगर आपको किसी भी चीज का डेफिनेशन चाहिए तो आप कौन सा सेक्शन खोलोगे? सेक्शन 2। ठीक है, तो सेक्शन 284 ऑफ योर कंपनीज एक्ट कहता है कि शेयर कैपिटल को जब हम छोटी छोटी यूनिट्स में, एक क्या है, शेयर इज 1 यूनिट जिसके अंदर आपने टोटल शेयर को डिवाइड कर, अंडरलाइन दिस लाइन, अ शेयर इज 1 यूनिट into which the total share capital is divided। आपकी टोटल शेयर कैपिटल एक यूनिट में जब आप उसको डिवाइड कर देते हो, दैट इज अ शेयर, एक शेयर। ठीक है, और शेयर्स अब आपके दो तरह के होते हैं। ठीक है, आपकी शेयर्स की डेफिनेशन हो गई सेक्शन 284। शेयर इज क्या होता है? शेयर इज अ यूनिट, शेयर इज अ यूनिट ऑफ योर टोटल कैपिटल। अब शेयर्स आपके दो तरीके के होते हैं। सबसे पहला होता है इक्विटी शेयर्स और दूसरा होता है आपका प्रेफरेंस। ठीक है, दोनों में देखा जाए तो दोनों में वोटिंग राइट्स होते हैं, दोनों में डिविडेंड जाता है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर हमेशा आपकी इक्विटी शेयर से अबव है। और ये जो अबव वाला पॉइंट आता है, ये आता है जब आपकी कंपनी बंद होती है, जब आपकी कंपनी वाइंडिंग अप में जाती है, तो जब हमें पेमेंट्स करनी होती है तो प्रेफरेंस शेयर्स हैज अ प्रेफरेंशियल राइट, उनको पहले मिलता है, इक्विटी शेयर्स को बाद में। ठीक है, तो वोटिंग राइट्स और ये सब सेम होता है, बस इनका डिविडेंड का रेट फिक्स्ड होता है, इनका डिविडेंड का रेट फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड होता है, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स इज ऑलमोस्ट 12% फॉर प्रेफरेंस शेयर्स, 8% प्रेफरेंस शेयर्स। तो जो ये परसेंट है दैट इज रेट ऑफ डिविडेंड। जब हम लिखते हैं ना 12% प्रेफरेंस शेयर्स, तो ये जो 12% है, दिस 12% इज द रेट ऑफ डिविडेंड, उनको फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है। तो प्रेफरेंस शेयर्स को हमेशा फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है और प्रायोरिटी मिलती है ओवर कैपिटल रीपेमेंट। जब भी आपकी कंपनी बंद होगी तो आउटसाइडर्स को पे करने के बाद अगर इक्विटी प्रेफरेंस बचा है तो पहले प्रेफरेंस को पे करेंगे, फिर इक्विटी। ठीक है, अगर अब आप इसकी थोड़ी सी डिफरेंस देख लो तो हम देख साथ साथ कर चुके हैं। प्रेफरेंस को फिक्स रेट मिलता है, इक्विटी का कोई फिक्स रेट नहीं होता डिविडेंड का। जब आप रीपेमेंट करते हो तो प्रेफरेंस वालों को पहले करते हो, इक्विटी वालों को बाद में करते हो। प्रेफरेंस कैन बी रिडीमेबल। रिडीमेबल क्या होता है? प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। रिडीमेबल मतलब आप अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जाकर कहते हो पैसे ले लो, शेयर वापस रिडीम हो जाता है। ठीक है, इक्विटी शेयर्स कभी रिडीम नहीं होते, इक्विटी शेयर्स आर नेवर रिडीमेबल। जब भी हम प्रेफरेंस शेयर्स इशू करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम उसको कहते हैं रिडीम करवा दो, पैसे लो, प्रेफरेंस शेयर्स हमें वापस। ठीक है, वोटिंग राइट्स दोनों के ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं। ठीक है, और इक्विटी में आप हमेशा बोनस शेयर इशू कर सकते हो, यहाँ पे आपके बोनस शेयर्स होते हैं। प्रेफरेंस व्हेनेवर वी इशू प्रेफरेंस शेयर्स वालों को कभी बोनस शेयर्स नहीं देते। ठीक है, we never give bonus to their to preference share holders। ठीक है, अब बात आती है
ये सारा हो गया। ये रिडीमेबल होते हैं, रिडीमेबल नहीं हो सकते, रिडीमेबल मतलब आप वापस कर सकते हो उनको। अब बात आती है प्रेफरेंस शेयर्स या शेयर कैपिटल किस किस टाइप की होती है। अब बात आती है शेयर कैपिटल आपकी किस किस टाइप की होती है। तो सबसे पहले शेयर कैपिटल स्टार्ट होती है आपकी ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल इज द मैक्सिमम कैपिटल जिसको कंपनी इशू कर सकती है। ये जब आप कंपनी स्टार्ट करते हो तो आपको डिसाइड करना होता है कि आपको कितनी ऑथराइज्ड चाहिए, ठीक है, इससे ज्यादा आप नहीं इशू कर सकते। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल के बाद आप इसमें से क्या करते हो, कुछ कैपिटल को इशू करते हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इशूड कैपिटल। उस कैपिटल को हम क्या बोलते हैं, इशूड कैपिटल, जो आपने इशू कर। उस इशू कैपिटल में से कुछ हो जाती है आपकी सब्सक्राइब्ड कैपिटल। जब आपने इशू करी तो जो पब्लिक ने सब्सक्राइब करी उसे हम क्या बोलते हैं, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल में आपकी हो सकती है कॉल्ड अप कैपिटल, आपने कितना पैसा मंगाया, और कॉल्ड अप में से निकल के आती है आपकी पेड अप कैपिटल। ठीक है, अब ये सारी चीजें क्या है, लेट्स टेक एन एग्जांपल। ऑथराइज्ड कैपिटल मतलब मैक्सिमम कैपिटल, मतलब 1 लाख शेयर्स एट द रेट 10 इज योर ऑथराइज्ड कैपिटल, मतलब आपकी मैक्सिमम कितनी है। आपको जरूरत थी 1 लाख में से आपने सिर्फ और सिर्फ 50,000 ही इशू किया एट द रेट 10, दिस इज व्हाट, दिस इज योर इशूड कैपिटल। ठीक है, अब आपने 50,000 पब्लिक को बोला इशू के लिए कर दो, लेकिन पब्लिक है उसने 50 नहीं करा, उन्होंने कितनी करी, सिर्फ और सिर्फ 40,000। दिस इज व्हाट, दिस इज योर सब्सक्राइब कैपिटल। ठीक है, अब हो सकता है आपने सिर्फ और सिर्फ 40,000 वालों को बोला कि मुझे 8 रुपए ही चाहिए, दिस इज माई कॉल्ड अप। मैं जब इसको डिवाइड करती हूँ पूरे 10 रुपए को, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, तो मैंने सिर्फ अभी 8 रुपए ही मंगाए, दिस इज माई कॉल्ड अप कैपिटल। और हो सकता है कि अभी मेरे को सिर्फ और सिर्फ 6 रुपए ही दिए पब्लिक, 2 रुपए अभी दिए ही नहीं, तो वो क्या है, मेरी पेड अप कैपिटल। ठीक है, वो क्या है, मेरी पेड अप। तो ये पूरा सीक्वेंस होता है कि ऑथराइज इज द मैक्सिमम, उसमें से आप कुछ इशू करते हो, कुछ सब्सक्राइब करते हो, उसके बाद कॉल करते हो, कुछ आपकी पेड अप। तो जो आपकी पेड अप कैपिटल होती है, दिस पेड अप कैपिटल, ये जाती है आपकी बैलेंस शीट के अंदर। जो बैलेंस शीट का हमने फॉर्मेट पढ़ा था, उसके अंदर सबसे पहले जो शेयर कैपिटल आता है, वो बैलेंस शीट का शेयर कैपिटल इज योर पेड अप कैपिटल। वो क्या है, आपकी पेड अप कैपिटल। ठीक है, अब कॉल्स इन एरियाज होता है और एक कॉल्स इन एडवांस होता है। क्या कॉन्सेप्ट होता है कॉल्स इन एरियाज का और कॉल्स इन एडवांस का? क्या होती है कॉल्स इन एरियाज और क्या होता है कॉल्स इन एडवांस? वो कॉन्सेप्ट आता है आपका इन दोनों के बीच, कॉल्ड अप और पेड अप के बीच। आपने 8 रुपए मंगाए और किसी ने पूरे 10 रुपए दे दिए, वो क्या है, आपकी कॉल्स इन एडवांस। आपने 8 रुपए मंगाया और दिए सिर्फ 5 रुपए, तो वो क्या है, आपकी कॉल्स इन एरियाज। वो क्या है, आपका कॉल्स इन एरियाज। मतलब किसी ने एक्स्ट्रा पैसा दे दिया तो वो आपका क्या है, एडवांस। और किसी शेयर होल्डर ने आपको कम पैसा दिया, कम पैसा दिया, पे ही नहीं करा आपको, आउटस्टैंडिंग है उसका, तो वो क्या हो गया, कॉल्स इन एरियाज। ठीक है, अब ये हो गया एकदम बेसिक एंड ओवरऑल। अब हम आते हैं अपने कंपनीज एक्ट में कि कंपनी एक्ट क्या कहता है कि आपको शेयर कैपिटल कैसे इश्यू करनी है। तो कंपनीज एक्ट में अगर हम सेबी की गाइडलाइन देखें तो वो कहता है कि जब आपको इश्यू करना है ना, जब आपको इश्यू करनी है अपनी कैपिटल, तो आप एक प्रोस्पेक्टस निकालो। क्या निकालो, प्रोस्पेक्टस। आप क्या करो, अपनी कंपनी का एक प्रोस्पेक्टस निकालो, इन्विटेशन निकालो कि भैया हम लोग शेयर कैपिटल इशू कर रहे हैं। ठीक है, प्रोस्पेक्टस निकालने के 5 डेज तक कोई सब्सक्रिप्शन नहीं आ सकता, 5 डेज के बाद सब्सक्रिप्शन आती है। पूरा प्रोसेस की तरह ही आता है।
कि आप पहले एक प्रोस्पेक्टस बनाते हो। प्रोस्पेक्टस क्या होता है? इट्स एन इनविटेशन क्या और हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करो। प्रोस्पेक्टस के 5 दिन तक कुछ नहीं होता। 5 दिन बाद कंपनी क्या करती है? सब्सक्रिप्शन देती है। ठीक है, सब्सक्रिप्शन कब तक ओपन रहनी चाहिए? सब्सक्रिप्शन ओपन रहनी चाहिए आपकी एटलीस्ट 3 दिन तक। ये नहीं कि आज आपने सब्सक्रिप्शन खोली और एक दिन में ही बंद कर दिया, नहीं, 5th डे के बाद। जैसे मैंने 1 अप्रैल को मैंने प्रोस्पेक्टस इशू करा, 5th डे के बाद 6 अप्रैल को मेरी सब्सक्रिप्शन स्टार्ट होगी। 6 डे से 3 दिन तक, 6, 7, 8 अप्रैल तक मुझे उसको ओपन रखना पड़ेगा कि कोई भी बंदा आके उसमें क्या करे? सब्सक्राइब करे। 3 दिन से 10 दिन तक, 3 दिन से 10 दिन तक, 10 दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब हफ्ता ही देते हो। टेक्निकली हफ्ता नहीं दिया ना, 3 से 10 दिन। 5 दिन के बाद 6 अप्रैल से 16 अप्रैल, मैक्सिमम 16 अप्रैल तक जा सकते हो और मिनिमम 3 दिन तक। ठीक है, मिनिमम 9 अप्रैल से मैक्सिमम 16। अब आपकी मर्जी, आप उसे 5 दिन के लिए ओपन करो, 7 दिन के लिए ओपन करो, इट्स योर विश। वैसे हाँ, पब्लिक ऑफर, आईपीओ की बात कर रही हूँ मैं। ये हम आईपीओ की बात कर रहे हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर की। वी आर टॉकिंग अबाउट आईपीओ। फर्दर तो जब मर्जी करो। फर्दर तो मार्केट में एक बार आप चले ही गए। ये आईपीओ सोचो, LIC नाइका आया था ना अभी रिसेंट आईपीओ, वो वाला आईपीओ। तो जब वो आईपीओ आना था तो पहले उसका प्रोस्पेक्टस निकाला गया, इन्विटेशन दिया, पेटीएम भी आया था, नाइका भी आया था। ठीक है, इन्विटेशन देने के 5 दिन तक वो रोक के कि लोगों के पास नॉलेज पहुंच जाए। 5 दिन के बाद उन्होंने अपना सब्सक्रिप्शन विंडो ओपन किया। 5 दिन मिनिमम, यू कैन नॉट अलॉट, मतलब 5th डे तक आप अलॉट नहीं कर सकते या सब्सक्रिप्शन नहीं खोल सकते। 5 डेज आपकी कंपनीज एक्ट कहता है, मतलब रूल है 5 डेज से ज्यादा अगर आप हाइप क्रिएट करते रहो। आईपीओ आ रहा है, आईपीओ आ रहा है, LIC का हाइप कितने टाइप तक क्रिएट रहा, फिर कुछ प्रॉब्लम हुई, कोविड आया, नहीं किया, तो वो 5 डेज से ज्यादा हो गया ना। लेकिन इन्विटेशन दैट प्रोस्पेक्टस के बाद 5 डेज से ज्यादा आप नहीं रुक सकते। हाइप तो उससे पहले क्रिएट करना शुरू कर दो। नाइका ने कितने टाइम के पहले का आईपीओ करा था ना, आलिया भट्ट, कैटरीना कैफ, इन लोगों ने कितना शोर मचाया था, आईपीओ आ रहा है, आईपीओ आ रहा है, आईपीओ आ रहा है ना, ऐसे। लेकिन जब आपने प्रोस्पेक्टस इशू कर दिया तो उससे 5 डेज के बाद सब्सक्रिप्शन स्टार्ट हुई। ठीक है, सब्सक्रिप्शन कितने दिन तक खुली रही? 3 से 10 दिन के बीच में। ठीक है, उसके बाद आपको एक मिनिमम सब्सक्रिप्शन लेकर चलती है कि अगर आप 50,000 इशू कर रहे हो तो जब तक 40,000 नहीं होंगे तब तक मैं विंडो क्लोज नहीं करती। एक मेरी मिनिमम सब्सक्रिप्शन, या आपको जो लग रहा है कि हाँ मेरे को 10-20 हजार तो आ ही जाएंगे, जैसे LIC ने अपनी मिनिमम कम रखी थी पर उनका इतना नहीं हुआ, लोगों ने इतना उसको वो नहीं करा, फिर उन्हें शेयर ड्रॉप करने पड़े। आईपीओ, LIC का आईपीओ वाज अ फेल, मतलब उनको जरूरत नहीं थी, पता नहीं क्यों उन्होंने करा। आप एक मिनिमम सब्सक्रिप्शन लेकर चलोगे और उसका वेट करोगे। और मिनिमम सब्सक्रिप्शन आपकी कितनी है? मिनिमम सब्सक्रिप्शन है आपकी, प्रोसेस बुक में भी है, बट 90%। मिनिमम सब्सक्रिप्शन आपको 90% लेकर चलती है, मतलब 50,000 इशू कर रहे हो तो 45,000 तो आपको आ जानी चाहिए। ठीक है, तभी आप इसको बंद कर सकते हो। मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज 90%। तभी यहाँ पर किसका रोल आता है? अंडरराइटर्स का। तभी यहाँ पर अंडरराइटर्स का रोल आता है। मतलब क्या करते हैं? अंडरराइटर्स करते हैं, आपको गारंटी दे देते हैं। आपने इशू किया, आपको डाउट है पता नहीं मार्केट में कैसा रिस्पॉन्स रहेगा, आपने कंपनी हायर कर ली जो अंडरराइटर्स होती है, आप उन्हें कहते हो मेरे 80% तो आप सब्सक्राइब कर लो, आप ले लो, बाद में देते रहना पब्लिक में, बाकी 10% का मुझे क्लियर है कि हाँ हो जाएगा। तो वो कंपनी तो ढूंढनी पड़ेगी ना। बहुत सारे होते हैं अंडरराइटर्स जो काम ही यही करते हैं। मतलब लोगों को ही खरीदना है। हाँ, लोगों को ही खरीदना। अंडरराइटर्स तो आपका कंपनी एक्ट का रिक्वायरमेंट तो कंप्लीट हो गया ना। अंडरराइटर्स ने आपका 80% ले लिया, बाकी 10% पब्लिक ने ले लिया, कंपनीज एक्ट का रिक्वायरमेंट कंप्लीट। अब अंडरराइटर्स उसको 1 महीने बाद बेचे, 2 महीने बाद बेचे, वो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है ना, जब आपका प्राइस इंक्रीज होगा अंडरराइटर्स तब मार्केट में उसको छोड़ देंगे, है ना। तभी हम वो
कैसे से फर्दर प्रॉब्लम, वो फर्दर नहीं होता, जब कंपनी से फर्दर आता है ना वो होता जैसे मतलब आज मैं आईटी का खरीदना चाहूँ, अभी तो टाइम का आईटी तो आ रहा है ना, है। आईपीओ आ गया ना, अब तो कंपनी, अब मार्केट में उसकी शेयर्स वो हो रहे हैं ना, डील हो रहे हैं, अब आप जैसे मर्जी खरीदो। ये पैटर्न अंडरराइटिंग से थ्रू ही है। बेसिकली यही समझ लो कि एक तरीके से क्या हुआ कि आपने शेयर्स को होल्ड कर लिया अंडरराइटर्स ने, अभी मार्केट में इतनी वैल्यू नहीं थी, इतना सब्सक्रिप्शन नहीं आया, जब आपके मार्केट प्राइस इंक्रीज हुआ तब अंडरराइटर्स ने शेयर्स को मार्केट में छोड़ दिया, कर लो ट्रेड, उनको भी तो प्रॉफिट होगा ना, तो फिर अंडरराइटर हायर कर लो, क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट है, आपको 90 तो करना ही करता है, पहले कर लो, पहले ही कर लो, क्यों अपनी बेइज्जती करानी। एलआईसी नहीं करा, एलआईसी का प्राइस एकदम ही ड्रॉप हो गया, अंडरराइटर्स को भी लॉस हो गया, ये प्रॉब्लम। अंडरराइटर्स ने अगर 100 में लिया तो वो प्राइस इतना ड्रॉप हो गया कि 70-80 पे चला गया, तो they lost, मतलब इट वाज अ बिग फेलियर एलआईसी वाला। नाइका वाला तो फिर ठीक था, बट एलआईसी वाला तो बिग फेलियर। तो फिर फेल करके उन्होंने करा, उनको जरूरत नहीं थी, इतना अच्छा कंपनी चल रही थी, पता नहीं क्यों करा उन्होंने। और वो हाइप इतना क्रिएट हो गया, कोविड आ गया, उन्होंने इशू नहीं करा तो लोगों का इंटरेस्ट हो गया, अगर वो स्टार्टिंग में कर देते ना सही है, ठीक है। तो अगर ऐसी कोई टर्म सुनो तो आपको पता है क्या चीज कैसे होती है, और ये सारी चीजें आपको एज ए कंपनी सेक्रेटरी आपको कंपनी से फुलफिल करवानी है, ठीक है, ये आपका रोल होगा, कोई और नहीं करेगा। प्रोस्पेक्टस इशू पे कितने दिन बाद रुकना है वो आपका रोल है इन अ कंपनी, आपको गाइड करना है कंपनी को कि 5 डेज रुकने के बाद 90% चाहिए, हम 10 दिन तक खोल सकते हैं, ये आपकी रिक्वायरमेंट है, आपको बताना है, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। जब 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन हो गया और आपके नॉमिनल वैल्यू से 5% से ज्यादा इंक्रीज नहीं होना चाहिए, ये कहता है सेक्शन 39(2), मतलब अगर आप 100 रुपए में कर रहे हो तो 105 से ज्यादा नहीं होना चाहिए आपका, जब आपने आईपीओ करा, ठीक है। तो 100 का सिर्फ और सिर्फ 5% ही इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है, कैन नॉट बी लेस देन 5%, कैन नॉट बी लेस देन 5%, मोर जितना मर्जी, अगर बिक रहा है 400 में 100 रुपए वाला तो क्या प्रॉब्लम है कंपनी को, है ना। अगर 100 रुपए के इशू प्राइस वाला 400 रुपए में बिक रहा है तो कंपनी को फायदा ही है, उसकी मार्केट वैल्यू कितनी इंक्रीज हो जाती है, डिपेंडिंग अपॉन दी मार्केट फ्लक्चुएशन। आज मार्केट अप है, आज मार्केट धड़ाम करके गिर रही है, सब कैसे निकलता है, जब बंदा शेयर पे डील कर रहा है, अगर उसको अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं तो वो शेयर की वैल्यू बहुत अच्छी होगी, अगर किसी को अच्छे रिटर्न्स नहीं मिले, डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉफिट, डिपेंडिंग अपॉन द कंपनी का जो भी वर्किंग है, उन सब पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये ऑल टुगेदर एक बहुत डिफरेंट सब्जेक्ट है कि शेयर्स कैसे डील करते हैं, शेयर ट्रेडिंग इज ऑल टुगेदर अ वेरी डिफरेंट फील्ड। पर अभी हमारा काम यहाँ पे है कि हम सिर्फ और सिर्फ कंप्लायंस कर पाए कंपनी से। हाँ जी, कितने परसेंट थ्योरी पेपर आएगा बेटा, एमसीक्यू है, क्या एक्सपेक्ट कर रही है एमसीक्यू में क्या ही एक्सपेक्ट कर रहे हो हाँ जैसा लग रहा है, फीलिंग आ रही है ठीक है। और शेयर्स आपको कौन से फॉर्मेट में करने होते हैं, शेयर्स आजकल कौन से फॉर्मेट में होते हैं, डीमैट फॉर्म में आपको शेयर्स जो इशू करने हैं वो यहाँ तक डन हो गया पूरा प्रोसेस। 5 दिन प्रोस्पेक्टस, 3 से 10 दिन सब्सक्रिप्शन, मिनिमम 90%, 5% से ज्यादा का मतलब 5% से कम पे आप नहीं बेच सकते हो, और शेयर्स आपके डीमैट फॉर्मेट में होने चाहिए, ठीक है। एक होता है आपको अगर पता हो कि आपके उसमें एक होती है टेबल एफ, टेबल एफ आता है आपका एओए एंड एमओए के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपनी लॉ में पढ़ा है ना, टेबल एफ क्या होता है,
सेट फॉर्मेट होता है आपका एओए और एमओए का सेट फॉर्म, हाँ, जिसके अंदर कंपनीज की सारी चीजें लिखी होती है। तो कुछ उसके अंदर रिस्ट्रिक्शंस है कि आप 2 कॉल्स के बीच में, दैट इज फर्स्ट कॉल या एप्लीकेशन या उसके बीच में 2 कॉल्स के बीच में आपका एटलीस्ट 1 मंथ का गैप होना चाहिए, एटलीस्ट 1 मंथ का गैप होना चाहिए। अगर आप 2 कॉल्स कर रहे हो अलॉटमेंट और उसके बाद आप फर्स्ट कॉल कर रहे हो तो दोनों कॉल्स के बीच में एटलीस्ट 1 मंथ का गैप होना चाहिए, ठीक है। आपकी टोटल शेयर का 1/4 से ज्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए एक कॉल की वैल्यू, मतलब आप पूरे कॉल को 1/4 में डिवाइड कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। तो 25, ठीक है, दैट इज 1/4। उसके बाद आपको 14 डेज का नोटिस, जब हम देखते हैं कि कॉल्स इन एरियाज है या नहीं है, तो हमें 14 डेज का नोटिस भेज, कॉल करने के बाद 14 दिन तक हम वेट करते हैं, उसके बाद हम उनको नोटिस भेजते हैं। 14 डेज का नोटिस पीरियड होता है कि वैसे देने हैं तो दे दो, नहीं तो फिर हम कॉल्स इन एरियाज में डाल देंगे। मतलब आपने कॉल किया, उसके बाद यूल वेट फॉर 14 डेज, इससे ज्यादा टाइम नहीं देना अपने शेयर होल्डर्स को कि अब हमें पैसा दे दो। आफ्टर 14 डेज वो कहाँ चला जाएगा, कॉल्स इन एरियाज। फर्स्ट कॉल जब करते हैं तब एक नोटिस देना होता है ना, एप्लीकेशन के टाइम पे तो कोई नोटिस नहीं है, एप्लीकेशन तो हाथ ही हाथ आ जाएगी, एप्लीकेशन से ही तो सब्सक्रिप्शन पता लगी ना। कितना मिनिमम होता है application में? एप्लीकेशन में 1/4 से नीचे नहीं जाना ना, करेक्ट, 1/4 से नीचे नहीं जाना हमने। एप्लीकेशन होता है, पहले एप्लीकेशन होता है, फिर एप्लीकेशन मिलने के बाद आप अलॉट करते हो तो अलॉटमेंट होता है, अलॉटमेंट के बाद फिर आपकी कॉल्स आती है, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल या फाइनल कॉल, व्हाटएवर। तो कॉल्स में यही ज्यादा तो इंटरेस्ट वगैरह लगता होगा। लगता है, बिल्कुल लगता है। कॉल्स इन एरियाज में आप इंटरेस्ट लेते हो, कॉल्स इन एडवांस पे आप इंटरेस्ट देते हो, ठीक है। तो इसका ये तो बिल्कुल दे रहे हैं, तो कंपनी में हो जाता है ना, बच के रहे हम मना नहीं कर सकते नहीं कॉल्स इन एडवांस में तो आप अपने नहीं, यार यहाँ बैठी है ना इसलिए आ रहे हैं, ऑनलाइन चुप बैठी होती है ये तो बुक ही आ रही है, ये ऑनलाइन चुप बैठी होती है गायब होती है तो ऑनलाइन ही पूछ सकते है ना। ऐसे मजा नहीं आता, ऑनलाइन में नहीं आता। हैं गेट गेट भी नहीं आता मैं नहीं आती ओके, अब आपके शेयर्स पहले यहीं पर ही वापस आ जाते हैं इसी वाले फॉर्मेट पर। अब जब हम सब्सक्राइब करते हैं, हमारा मिनिमम सब्सक्रिप्शन तो 90% है, पर मैक्सिमम सब्सक्रिप्शन तो कुछ है नहीं। तो जब हमें 40,000 से 60,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आ गई तो उसे हम क्या कहते हैं, तब वो कौन सा केस हो जाता है हमारा। अगर हमने 40,000 करे हैं, मतलब 50,000 इशू कर रहे हैं और हमें 70,000 का एप्लीकेशन आ गया तो सब ओवर सब्सक्रिप्शन बेटा, ओवर सब्सक्रिप्शन क्या हो गया। जितना और क्या, मैं किस लिए बैठी हूँ यार, बस थोड़ा सा हम सेक्शंस के साथ पढ़ लेंगे। जब हमें इश्यूड शेयर से ज्यादा रिसीव हो जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, कॉल दें ओवर सब्सक्रिप्शन। और ओवर सब्सक्रिप्शन के अंडर सब्सक्रिप्शन होता है जब इश्यूड से कम होता है। अब ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो आप क्या क्या कर सकते हो, व्हेन द नंबर ऑफ शेयर्स एक्सीड्स योर इशूड कैपिटल, तो आप उस केस में क्या क्या करते थे तो छोड़ो, क्या क्या हो सकता है। ओवर सब्सक्रिप्शन हो तो क्या 2 चीजें आप कर सकते हो, आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, मतलब इशूड आपकी 50,000 है एंड ओवर सब्सक्रिप्शन हो गई है, मतलब आपको 70,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ गया है, तो आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन होता है जब आप क्या करते हो, व्हेन यू रिजेक्ट, 20,000 वालों को रैंडमली रिजेक्ट करते कि हम नहीं करते, यू रिजेक्ट।
और दूसरा ऑप्शन होता है कि आप प्रो राटा बेसिस पर दे देते हो। प्रो राटा बेसिस पे इन द सेंस कि किसी ने अगर 5 शेयर मांगे तो आप उनको 2 दे दो, जिससे सबको मिल जाएगा पर थोड़ा कम कम मिलेगा। अगर कोई आपसे 10 मांग रहा है तो आप उनको 5 दो। ये होता है आपका प्रो राटा अलॉटमेंट, ठीक है, जिससे कि आप सबको दे दोगे, कोई रिजेक्शन नहीं होगा, सबको मिल भी जाएगा और आपकी लिमिट में भी आ जाएगा, ठीक है। अब ये सारा हो गया, इसी से रिलेटेड सारा हो गया। अब बात आती है कि शेयर्स आप कितने किस किस पे इशू कर सकते हो। शेयर्स आपकी किस किस प्राइस पे इशू होते हैं? इशूड एट पार, एट प्रीमियम, और आपने अपने 12th क्लास में पढ़ा होगा एट डिस्काउंट। शेयर्स आर इशूड एट पार, मतलब 100 रुपीज का है तो 100 रुपीज में ही मिलेगा। एट प्रीमियम, आप 100 रुपीज का शेयर 120 रुपीज में कर रहे हो, और एट डिस्काउंट 100 रुपीज का शेयर आप 80 रुपीज में कर रहे हो। ये चीज आपने 12th में पढ़ी थी कि हम एट डिस्काउंट कर सकते हैं, लेकिन कंपनीज एक्ट नहीं अलाउ करता कि आप शेयर्स को एट डिस्काउंट करो। कंपनीज एक्ट आपको बिल्कुल अलाउ नहीं करता कि आप एट डिस्काउंट पे करो। फॉर एग्जाम्पल, आपका शेयर था 100 रुपीज का, एट पार कितना हुआ कि आप 100 में ही कर रहे हो। प्रीमियम हो गया आप 100 प्लस 25 पे कर रहे हो, और एट डिस्काउंट हो गया आप 100 माइनस 20 80 पे कर रहे हो, 20 रुपीज का डिस्काउंट। तो एट डिस्काउंट कंपनीज एक्ट बिल्कुल अलाउ नहीं करता, ना सेबी करता ना कंपनीज एक्ट करता। व्हाट इज सेबी? सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आप अगर कोई भी सिक्योरिटीज लिस्ट कर रहे हो, आईपीओ कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो यू हैव टू फॉलो इसकी गाइडलाइंस अलॉन्ग विद कंपनीज एक्ट। आपको इसकी गाइडलाइंस को भी फॉलो, कुछ चीज इसमें है उसमें नहीं है, उसमें है तो इसमें नहीं है, मतलब ओवरऑल दोनों का कॉम्बिनेशन है। ऐसा नहीं है कि एक हाँ कर रहे हो तो दूसरा ना कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं। दोनों में ऑलमोस्ट सेम चीजें हैं, बस इसमें कुछ ज्यादा है उसमें। जब हम बायबैक करते हैं तब हम डिस्काउंट बायबैक के टाइम, वाइंडिंग अप में तो आपको पैसा देना है, और इसका नंबर, शेयर्स का नंबर तो एंड में आएगा। पैसा बचेगा तो हम शेयर होल्डर्स को देंगे, शेयर्स आपके एकदम एंड में, ठीक है। तो जब भी आप इशू कर रहे हो शेयर्स को फर्स्ट टाइम, वी आर टॉकिंग अबाउट आईपीओ होंगे, अभी पूरा का पूरा हमारा आईपीओ है और इनिशियल पब्लिक ऑफर, व्हाटएवर योर गाइडलाइंस आर, व्हाटएवर वी आर रीडिंग हियर, वो अभी सिर्फ और सिर्फ हम किसके लिए पढ़ रहे हैं? इनिशियल पब्लिक ऑफर, जब आप फर्स्ट टाइम पब्लिक को ऑफर करने जा रहे हो। ये एकदम प्रैक्टिकल है, जिसके अंदर कुछ नहीं है थ्योरी, ठीक है। जो भी हम पढ़ रहे हैं वो एकदम प्रैक्टिकल, और ऐसा होता है, ठीक है। तो आप पार कर रहे हो, 100 रुपए मांगे थे, 100 रुपए आ गए, इसमें तो आपका कोई ऐसा कंप्लायंस की बात। लेकिन जब आप एट प्रीमियम करते हो, मतलब यू आर इशूइंग योर शेयर एट अ हायर प्राइस देन योर फेस वैल्यू, तो उस सिनेरियो में जितना भी आपको एक्सेस रिसीव होता है उसे हम कौन से अकाउंट में डालते हैं? एक सेपरेट अकाउंट बनाते हैं, उसको हम कौन से अकाउंट में डालते हैं? एग्जैक्ट, उसको हम कौन से अकाउंट में डालते हैं? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। बेसिकली आपके जनरल रिजर्व वाला जो आपका कॉलम होता है उसके अंदर ही आता है, और इसका कोई सेट यूज नहीं है कि आपको इसी पर्पस के लिए यूज करना है। यू कैन यूज इट फॉर एनी पर्पस, आप इसकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कंपनीज एक्ट कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाती कि आप इस प्रीमियम को कहाँ यूज करो कहाँ नहीं करो, ठीक है। पर ये सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट आपका कहाँ कहाँ यूज हो सकता है वो कहता है सेक्शन 52(2). ये सिक्योरिटीज प्रीमियम आपका कहाँ कहाँ यूज हो सकता है वो कहता है आपका सेक्शन 52। कहाँ कहाँ आप यूज कर सकते हो? आप इसको यूज कर सकते हो जब किसी भी अनइश्यूड शेयर को इशू करने के लिए, अनइश्यूड शेयर्स के लिए आप सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूज कर सकते हो बोनस शेयर के लिए, ठीक है। आप इसको यूज कर सकते हो फॉर बायबैक ऑफ शेयर्स, बाइंग योर ओन शेयर्स बैक, फॉर परचेज ऑफ इट्स ओन शेयर्स, ये हो गया आपका बायबैक, ठीक है।
रिडम्पशन पे, रिडम्पशन ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, अगर आप इनको प्रीमियम पे कर रहे हो, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, तो आप वहां पर इसको यूज कर सकते हो, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ योर प्रेफरेंस शेयर्स। तो बायबैक के लिए यूज हो गया, बोनस के लिए यूज हो गया, अगर आप प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम कर रहे हो और प्रीमियम, तो वहां भी जा सकते हैं। इसके अलावा एक होता है आपका प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस मतलब कंपनी स्टार्ट होने से पहले के एक्सपेंसेस, जितने भी आपके प्री इनकॉर्पोरेशन भी बोल सकते हैं इनको, प्रीलिमिनरी भी बोल सकते हैं, ठीक है। एक वर्ड इसका प्री इनकॉर्पोरेशन भी हो सकता है और एक होता है इसका प्रीलिमिनरी, मतलब कंपनी स्टार्ट होने से पहले के जो खर्चे, आपका खर्चा कंपनी स्टार्ट होने से पहले का ही है ना, जितने भी आप ऑथराइज करवाओगे, कंपनी बनवाओगे, अपनी प्रोफेशनल फीस लोगे, सब जितनी भी आपकी स्टैम्प ड्यूटी जाती है कंपनी को रजिस्टर कराने में, ऑथराइज कैपिटल को रजिस्टर कराने में, वॉट एवर दी एक्सपेंसेस, ये सारे के सारे आपके प्री इनकॉर्पोरेशन या फिर प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो इसको भी आप, हाँ, इसको राइट ऑफ करने के लिए आप सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूज कर सकते आईपीओ में पैसे आए, हैं। हाँ है ना, आईपीओ का भी जब कंपनी रजिस्टर हो गई, इनकॉर्पोरेट हो गई, तो फिर एक प्री इनकॉर्पोरेशन पैसे कहाँ आ रहा है? प्रैक्टिकली देखेगी, तूने अभी कंपनी बनाई, ठीक है, ये तेरी कंपनी है XYZ, ठीक है। इस कंपनी को बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, पहले रजिस्ट्रेशन कराओगे, ठीक है, इस रजिस्ट्रेशन में ऑथराइज कैपिटल रखोगे, ठीक है, जो भी आपके फॉर्म्स जाते हैं ROC 1 2 व्हाटएवर, वो सारे फॉर्म्स भरोगे, CS खर्चा होगा ये सारा, ये जितना भी आपके एक्सपेंसेस है फॉर ऑल दीज पर्पसेस, वो सारे के सारे आपके हो गए प्री इनकॉर्पोरेशन। अब आपकी कंपनी बनने के बाद आपने क्या किया, IPO कर, ठीक है। IPO जो हुआ वो आपका हुआ एट प्रीमियम, अपने 100 का शेयर 150 रुपए में ही इनिशियली इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। अब 100 का शेयर आपने जब 150 पे किया और 150 लोगों ने दे भी दिया, 50 रुपए आपको एक्स्ट्रा दे भी दिया, ये जो 50 रुपए आपके रिसीव हुए एक्स्ट्रा, वो आप इस एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए यूज कर सकते हो। यू कैन राइट ऑफ दीज एक्सपेंसेस यूजिंग सिक्योरिटी प्रीमियम, ये हुआ बात, ठीक है। इसी पैसे को आप और किसके लिए यूज कर सकते हो, बायबैक के लिए। कभी फ्यूचर में आपने बायबैक करने अपने शेयर्स, तो आप उसमें भी यूज कर सकते हो। आपने कभी प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करना है एट प्रीमियम, तो जो प्रीमियम वाला अमाउंट है वो भी इससे आप एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर्स जब रिडीम करोगे आप प्रीमियम पे, वो भी आप कर सकते हो। कोई आपके पास अनइश्यूड शेयर्स पड़े हैं, प्रेफरेंस शेयर्स को डिस्काउंट पे नहीं, ऐसे आज मजा आ रहा है ना, इसको नहीं आ रहा, एकदम न्यू चैप्टर, इसको भी फॉर्म में ले आई, ये अभी थोड़ा सा फॉर्म में आएगी, वो तो एक तो यहाँ पर है, दूसरी पर रखना है, एक तो ये भी मुझे दूसरी वाले का नाम नहीं पता था, ठीक है। तो ये सारी चीज हो गई, आप कहाँ कहाँ इसको अप्लाई कर सकते हो। अब बात आती है डिस्काउंट की। मैं कह रही हूँ डिस्काउंट पे नहीं करते, लेकिन अगर आप बाय मिस्टेक, आपका CS को नहीं पता था कि डिस्काउंट पे नहीं करना, तो आपके ऊपर लग सकती है पेनल्टी एज अ कंपनी। अगर आपने किसी कंपनी के शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू करवा दिया, तो उसके ऊपर, कंपनी के ऊपर पेनल्टी लग सकती है 1 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक। कितने की पेनल्टी लग सकती है, 1 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक। और जो भी ऑफिसर इन डिफॉल्ट है, जिसकी वजह से ये हुआ है, उस बंदे के ऊपर 6 मंथ्स की इम्प्रिजनमेंट, 6 मंथ्स की इम्प्रिजनमेंट प्लस 1 लाख रुपीज का फाइन। इसका मतलब अगर आप कहते हो कि डिस्काउंट पे इशू करना है, तो कंपनी आपको आकर पकड़ेगी ROC, 6 महीने के लिए जेल में डाल देगी, प्लस आपसे 1 लाख रुपए का जुर्माना देगी, और साथ में कंपनी को भी 1 लाख से 5 लाख रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा अगर आप डिस्काउंट पे इशू करते हो तो। दोनों का दोनों भी हो सकता है।
ठीक है, तो ये तो हो गया प्रीमियम एट पार और एट डिस्काउंट। ये हो गया आपका ओवर सब्सक्रिप्शन। अगर अंडर सब्सक्रिप्शन है तो वो 90% वाला आ जाएगा, तो आपको 90% कंप्लीट करना है, जहां से मर्जी कंप्लीट करवाओ। तो अंडर सब्सक्रिप्शन का केस थोड़ा कम हो जाता है। ओवर सब्सक्रिप्शन है तो आपके पास दो ऑप्शन है, जहाँ पे आप या तो पूरे के पूरे को रिजेक्ट कर सकते हो या फिर आप इनको प्रोराटा अलॉटमेंट करवा सकते हो। ठीक है, तो इससे सब हो गया, ये सब हो गया। अब बात आती है आपकी कॉल्स इन एडवांस एंड कॉल्स इन एरियाज। यहाँ तक डाउट ऑनलाइन ऑफलाइन, एनी क्वेश्चन तो दिमाग में आ रहा हो, कोई प्रोसेसमेंट डाउट? क्या लिखेंगे? सॉरी मैं जो शेयर इशू करते हैं तो कैश में ये ऐड कार्ड डिस्काउंट वाला, तो उससे कोई ऐड कार्ड डिस्काउंट वाला नहीं चलता ही नहीं चलता, लेकिन अगर मतलब उसकी पेनल्टी तो कंपनीज एक्ट में है ना, कि अगर आप डिस्काउंट कर दोगे तो ये पेनल्टी एक्सेप्शनल वाला केस भी आ जाएगा। लेकिन अगर आप अपना 12th याद करो तो आपने डिस्काउंट पे भी इशू करे हैं, है ना? जो वाइंडिंग अप पे काम आएगा डिस्काउंट, बाइंडिंग अप पे आप डिस्काउंट पे इशू थोड़ी करोगे। वी आर टॉकिंग अबाउट इशू, वी आर टॉकिंग अबाउट इशू ऑफ शेयर। तो इशू तो बाइंडिंग अप पे काम आएंगे। अब कंपनी बंद कर रहे हो तो फिर इशू थोड़ी करोगे। हाँ तो वही ना, तेरे जैसे सीएस है जिनके लिए पेनल्टी लगाई है। हाँ कि डिस्काउंट में करना ही नहीं है, किसी भी सिनेरियो में नहीं करना। अगर आप करोगे तो आपके ऊपर पेनल्टी है। हाँ एकदम एक्सेप्शन है कि डिस्काउंट पे करना ही नहीं है। 3 सिनेरियोज होते हैं, ठीक है, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। हमें पता है, वो हम 11th 12th को नहीं भूल सकते, राइट? हम वहां से आए हैं तो हमें पता है कि 3 होते हैं। ठीक है, एट पार कर लो, एट प्रीमियम भी कर लो। प्रीमियम को भी कहाँ यूज करना है वो भी सेक्शन बता रहा है, बट 1% अगर आप डिस्काउंट पे करोगे तो फिर हम आपको कॉल लेंगे। सिंपल सिनारियो, अगर आप डिस्काउंट पे करोगे तो फिर हम आपको आके पकड़ लेंगे, फिर नहीं छोड़ने वाले हम आपको। ठीक है, अब हम आते हैं कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन एरियाज। तो आपने जो बात अभी ये थक गई है, पर मैं आज नहीं थकी, आज इंटरेस्ट आ रहा है। मुझे नहीं पता आप लोगों का, बट आज वाला क्लास थोड़ा बोरिंग नहीं हो रहा। हाँ ये भी सो गई है। ये वाली थ्योरी अच्छी है। चलो आओ, चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आओ क्वेश्चंस पे आ जाओ एमसीक्यू पे आ जाओ। 15-20 मिनट एमसीक्यू करते हैं। चलो ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, पेज नंबर 79। ऑनलाइन वी आर डूइंग एमसीक्यूज। MCQ पेज नंबर 79, क्वेश्चन नंबर 1 to 6, फटाफट आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1 to 6 आंसर्स नहीं देखने। कहाँ लिखा है? तो सेक्शन तो इसमें लिखा ही नहीं है, कहाँ से देख रहे हो? नहीं है। एट डिस्काउंट अगर आप कर रहे हो तो सेक्शन तो लिखा ही नहीं होगा। As per company provision, as per company act 2013, issue shares at a discount except as provided in section में लिखा है। और मेरा आंसर दे पूरा पढ़ो ना, लॉ पूरा पढ़ो। As per Companies Act, a company shall not issue shares at a discount. This is the provision, except as provided in Section 54 for issue of sweat equity shares. Section 54 deals with issue of sweat equity shares. कहीं नहीं लिखा हुआ ना, 53 होगा। 52 आपने सिक्योरिटीज प्रीमियम पढ़ लिया।
एक मिनट, ये इसके आंसर्स है कहाँ पर? ये आप एक्साइटेड हो गई है। तो यहाँ पे जहाँ पे आपने डिस्काउंट लिखा था वहां पे अपनी बुक पे भी लिख लो, क्योंकि फिर आप दोबारा थोड़ी जाओगे एमसीक्यूज देखने। ये कहता है सेक्शन 53 एट डिस्काउंट पे नहीं करना, ये कहता है सेक्शन 53। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ जी, सॉरी, सेक्शन 53 prohibits the companies to issue share at discount. रुक जाओ। क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन बी, A. Section 53 states prohibits to issue of share at discount. Equity shareholder is at a fixed rate. Equity shareholder is not entitled to dividend at a fixed rate. Question number 2, option number B. Next question, question number 3. Equity shareholder Dash have the right to vote on any resolution placed before the company on journey. का B. ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास सारे राइट होते हैं टू वोट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास लिमिटेड होते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, amount of capital stated in the MOA as the share capital of the company is known as, good question, Authorized capital. authorized capital, very good, authorized। अब इसमें ऑप्शन बताना है, यहाँ पर तो फर्स्ट है पर बी एग्जैक्टली। ऐसा क्वेश्चन कोई आए तो ध्यान से करना। हाँ, वेट, ऑथराइज्ड कैपिटल 2 जगह लिखी गई है, फर्स्ट में और फोर्थ में। आप सब्सक्राइब्ड और ऑथराइज्ड होते हैं कि नॉमिनल और ऑथराइज्ड होते हैं? दोनों जो सिमिलर हो, सब्सक्राइब्ड इज डिफरेंट, ऑथराइज्ड इज डिफरेंट, है ना? आपका सब्सक्राइब भी डिफरेंट है, आपका ऑथराइज्ड भी डिफरेंट है, बट नॉमिनल एंड ऑथराइज्ड इज वन एंड द सेम। नॉमिनल मतलब मैक्सिमम, कोई ऑथराइज्ड का सिनोनिम होता है नॉमिनल। पॉइंट 4 डी, ठीक है, क्योंकि सब्सक्राइब तो ऑलटुगेदर डिफरेंट है ना, ऑथराइज्ड इशू फिर सब्सक्राइब, है ना? और ऑथराइज्ड का ही सिनोनिम, मतलब ऑथराइज्ड के लिए ही एक और वर्ड यूज किया जाता है, जैसे हम नॉमिनल, हाँ, एक और नेम है ऑथराइज्ड का जिसे हम नॉमिनल बोलते हैं। तो आपको पता कर लो ना, इट्स नॉमिनल, ठीक है, इट्स नॉमिनल। पता नहीं है तो पता कर लो। क्वेश्चन नंबर 5, Dash refers to that part of authorized capital which has actually been offered to the public for subscription. Issued capital. Issued capital, yes, which you have offered to the public for subscription. तो कौन सी हो गई आपकी? Issued capital. Question number 5, answer number C. Question number 6, Dash refers to that part, 6 हो गया पे नहीं, Dash refer to that part of the issued capital which has actually been subscribed by the company. Subscribed capital. Yes. इसीलिए आपको प्रोसेस नहीं पता होगा तो क्या होगा? Public companies issue share to public through document called what? Very good, prospectus. सुन रही थी तो सारा है ना? Dash means question number 8. Dash means the appropriation of a certain number of shares to an applicant who has applied shares in public issue by the board of directors in consultation with stock exchange. Dash means the appropriation of certain numbers to an applicant who has appropriation. Allotment ही होगी ना? Yes. Allotment means the appropriation of a certain number of shares to an applicant. हाँ, हाँ, ठीक है, तो क्या हो गया आपका? अलॉटमेंट। आने को क्या जा रहा है?
मैं वही तो कह रही हूँ, एमसीक्यू है, कुछ भी आ सकता है, बट उसके लिए आपको हाँ पता चले। नेक्स्ट, इशूइंग कंपनी कैन नॉट मेक अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स अनलेस वेरी गुड minimum subscription has been subscribed. Very good. Question number 9. Very good. यार इस बार क्लास में तुमने सुना है? The minimum subscription exactly 90%. The minimum subscription is the one of the issued amount, that is 90%. Option B. पर जो बोल रही है अभी तक सही बोल रही है, अभी गलत बोला उसने, ये नहीं सुना होगा तभी कॉल लेने चली गई होगी, है ना? When face value of shares is less than issue price, then shares are said to be issued at पर प्रीमियम कैसे बढ़ता है? लेस देन व्हेन द फेस वैल्यू ऑफ शेयर. वेरी गुड. क्वेश्चन सही है, आंसर भी सही है, लेकिन कैसे? When face value of share is less than the issue price. फेस वैल्यू क्या है आपकी 10, इशू प्राइस है आपका 12, यही लिखा गया है ना. When face value of share is less than the issue price, तो अब ये क्या हो रहा है? प्रीमियम. ठीक है, सो प्रीमियम. क्वेश्चन पढ़ के मैं भी कंफ्यूज हो गई थी, बट फेस वैल्यू इज लेस देन द इशू प्राइस, प्रीमियम में चला जाएगा. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 बी. ओके ऑनलाइन. व्हेन शेयर्स आर इशूड एट अ प्राइस लेस देन द फेस वैल्यू, व्हेन द इशू प्राइस इज लेस देन द शेयर्स आर इशूड एट डिस्काउंट. ठीक है, एकदम आराम से. क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन बस थोड़ा सा उसने घुमा दिया. एज पर द कंपनीज एक्ट, the companies cannot use the balance of security premium for. किस लिए नहीं कर सकती? बोनस के लिए तो कर सकती है, कमीशन के लिए भी कर सकती है, इन दोनों के लिए तो कर सकती है. प्रीमियम और प्रीमियम हमने पढ़ा है. प्रीमियम और बोनस शेयर्स भी पढ़ा है. डिबेंचर्स होता है ना, अगर आप डिबेंचर्स डिस्काउंट इशू करो तो लॉस ऑन शेयर आता है, और जब आप उसको रिडीम करो एट प्रीमियम तो एक लॉस ऑन डिबेंचर्स का अकाउंट नहीं बनाते हो? बनाते हैं जब हम डिबेंचर्स को इशू करते हैं. हाँ, तो अगर साथ साथ उसका रिडम्पशन भी होता है तो आप उसी टाइम पे, इशू के टाइम पर एक अकाउंट बनाकर चलते हो कि जब हम रिडीम करेंगे तो एट प्रीमियम करेंगे और एट प्रीमियम वाला अमाउंट विल ट्रांसफर टू लॉस ऑन इशू होगा. When shares are not payable in lump sum, second installment is called allotment. आराम से, भावनाओं में मत कहो, आराम से. सारे के सारे भावनाओं में बह जा रहे हो. अलॉटमेंट मनी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 नीचे दिया हुआ लाइन है. When shares are not payable in lump sum, third installment is called First code. Question number 15 C. Premium on issue of shares must be treated as revenue, deferred revenue, capital और capital loss. आराम से सोचना है. You know that. आप लोगों को पता है, मैंने स्टार्टिंग में कैपिटल रेवेन्यू कराया था. Very good. Premium on issue of shares cannot be a revenue receipt. ये रेवेन्यू नहीं है. डेफर्ड रेवेन्यू होता है 4-5 months, 4-5 years वाला. ज्यादा लॉन्ग टर्म भी ना हो, ज्यादा शॉर्ट टर्म भी ना हो. फॉर एग्जाम्पल एडवर्टीजमेंट, डेफर्ड ऑलवेज ट्रीट एज, एडवर्टीजमेंट का डेफर्ड का अपना लॉजिक लगाकर चलो. कैपिटल रिसीट रेवेन्यू नहीं होता. आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम जो भी आपको वंस इन अ लाइफ टाइम ना, वंस इन अ लाइफ. तो ये कौन सा हो गया आपका? कैपिटल रिसीट. Question number 7. Premium on shares of issue of shares must be credited to a separate account called
तो ये शेयर प्रीमियम अकाउंट है कि सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट? सी क्वेश्चन नंबर 17 बी. Securities premium account must be shown separately on the liability side of the balance sheet in dash under the heading dash. ये मैंने भी बताया था, मैंने बहुत क्लियरली बताया था. शेयर कैपिटल शेयर होल्डर्स फंड की रिजर्व्स एंड सरप्लस शेयर होल्डर्स फंड. जब मैंने सिक्योरिटीज प्रीमियम बोला था, मैंने बताया था कि बैलेंस शीट की कौन सी साइड पर जाता है. रिजर्व्स एंड नेगेटिव मार्किंग में तो है, पर ये मैंने अभी क्लियरली बोला था. जब सिक्योरिटीज प्रीमियम की बात हुई थी तब एकदम क्लियरली बताया था. और इसमें मेरे ख्याल से पता नहीं क्वेश्चन है कि नहीं है. ओके, अभी हमने ये लाइन पढ़ी है सेक्शन क्वेश्चन नंबर 19. क्वेश्चन नंबर 19. Question number 19. Which of the following type of security can be issued at discount as per Companies Act 2013? अभी आपने एक लाइन पढ़ी थी जब आप सेक्शन 2 स्वेट इक्विटी शेयर्स ऐसे हैं जो आप डिस्काउंट पे इशू कर सकते हो. सेक्शन 54. हाँ, एट डिस्काउंट इक्विटी शेयर्स नहीं हो सकते, प्रेफरेंस शेयर्स नहीं हो सकते. 2 and 4 and 5 एक ही ऑप्शन है एग्जैक्टली 2 वाला. तो अभी बताया नहीं मैंने स्वेट इक्विटी शेयर्स के बारे में. हाँ, हमने सिर्फ एक लाइन पढ़ी थी सेक्शन 50. हाँ, वो उसका एक्सप्लेनेशन बाद, अभी के लिए ज्यादा हो जाएगा, अभी के लिए कंफ्यूज हो जाओगे. कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एरियाज कौन से टेबल में जाता है? अभी हमने टेबल है. वेरी गुड. अमाउंट रिसीव्ड एज कॉल्स इन एडवांस क्या है? असेट, राइट, डेट और रेवेन्यू? अब तो हमारे लिए क्या है? एग्जैक्टली, हमारे लिए तो लायबिलिटी है ना. ये तो सीरियस टोन में पता लग गया है बनाने. क्वेश्चन नंबर 22. क्वेश्चन नंबर 22. अच्छा बस उस पे मत जाओ. 22, 23. Question number 22. Amount due on calls made but not paid. Amount due but not paid is known as calls in. Thank you. Calls in areas. Next, 23. If the number of shares, if the number of shares issued for is more than the number of shares applied, yes. क्या है? Oversubscribed, undersubscribed? तो यही अगर तुम्हारा वहां पे प्रेजेंस ऑफ माइंड ना हो, जैसे सिक्योरिटीज प्रीमियम वाले में थोड़ा सा घुमा कर गया था. अंडर सब्सक्राइब, ओवर सब्सक्राइब. हाँ जी मैडम, अंडर सब्सक्राइब. If the number of shares, ठीक है प्रतिभा. Question number 22 is calls in areas. 23 is under subscribe. 24
if the number of shares applied for is more than the number of shares issued, then the shares are oversubscribed. 24A. Okay. हाँ 25. हाँ 25 तक करते हैं, ठीक है. हाँ in case of oversubscription of shares, each applicant receives the shares in some proportion and it is known as allotment. ठीक है. अब हाँ घर जाना है, मेरे को भी जाना है. ऐसी ये बात है. आगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी है, ठीक है. तो हम नेक्स्ट क्लास में से कंटिन्यू करेंगे. टिल देन ट्यूसडे को आप लोगों का टेस्ट है, वो ऑनलाइन ही होगा. कोई बात नहीं. हाँ टेस्ट ऑनलाइन होगा. मैं यहाँ करनी आपसे क्लास दो क्या? तो मैं क्लास ले लूंगी ना. हाँ वो ऐप पे आ जाएगा टेस्ट. आप ट्यूसडे को टेस्ट दे देना. थर्सडे को विल डिस्कस. ठीक है. ठीक है प्रतिभा. ओके बच्चा.